हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रजनी आचार्य, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको जो कहानी पढ़ाऊंगी वो है भेड़ें और भेड़िए। ये कहानी है श्री हरिशंकर परसाई जी की। कहानी बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो आपके कोर्स में जो कहानी है जामुन का पेड़, ये लेसन आपके कोर्स से हट चुका है, तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कहानी हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी के बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। व्यंग्य लेखक का मतलब होता है जो सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं को लेके, यानी किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेके एक तीखी टिप्पणी जो करते हैं, व्यंग्य करते हैं, वो कहलाते हैं व्यंग्य लेखक। तो हरिशंकर परसाई जी ने भी समाज में फैली हुई जो भी सामाजिक समस्याएं थी या राजनीतिक जीवन में जो समस्याएं फैली हुई थी या जो भ्रष्टाचार या जो शोषण चल रहा था वहाँ पे, उन सब समस्याओं को लेकर एक करारा और सटीक व्यंग्य किया है अपनी रचना के माध्यम से, इसलिए इनको व्यंग्य लेखक भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंग्य लेखक हैं और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा और सटीक व्यंग्य किया है। इनकी भाषा का एक खास अंदाज था जिसके कारण वे पाठकों के मर्म को छू लेती थी। यानी इनकी जो भाषा, कहानी लिखने की जो भाषा शैली थी वो इस प्रकार की थी कि पाठकों के अंतर मन तक को छू जाती थी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव इनके प्रमुख कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल उपन्यास, तिरछी रेखाएं, संस्मरण तथा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, चिटुरता हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कहानी जो इनकी लिखी हुई है भेड़े और भेड़िए, ये कहानी जो है राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और किस प्रकार से नेता जो है भोली भाली जनता का शोषण करते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने में, ये इस कहानी के माध्यम से ये सारी समस्या लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। समस्या को कि जो नेता होते हैं, जब उन्हें वोट की आवश्यकता होती है, जब चुनाव आता है, तो वो किस प्रकार से अपनी भोली भाली बातों से भोली भाली जनता को प्रभावित कर लेते हैं, लुभा लेते हैं, और जब उनका अमूल्य वोट पाकर वो सरकार बनाते हैं तो उस जनता का जो है उस जनता का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगाते हैं। और उस राजनेता के आगे पीछे जो चापलूस लोग घूम रहे होते हैं, वो भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने नेता के चारों तरफ घूमते हैं ताकि वो उनसे अपना काम पूरा कर सके और उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। और पिसती कौन है? भोली भाली जनता। तो इसी समस्या को जो है उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। यहाँ पे जो भेड़े हैं वो जनता का प्रतीक है, क्योंकि भेड़ जो है बहुत सीधा साधा, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, एक निर्दोष पशु दिखाया है जो पूर्णतः शाकाहारी होता है, यानी घास खाता है। और भेड़िए मांसाहारी हैं, तेज माने जाते हैं, तेज तर्रार जंगली जानवर है। सियार, तो भेड़िए को जो है नेता का प्रतीक माना गया है, भेड़ों को जनता का प्रतीक माना गया है। और सियार वो होते हैं जो हमेशा भेड़ियों के आसपास घूमते ही रहते हैं, क्योंकि जब भेड़िया अपना शिकार खा लेते हैं तब उनके शिकार से जो भी हड्डियां या कुछ भी जो बच जाता है, सियार लोग उसको खा के अपनी भूख को मिटाते हैं, इसलिए वो भेड़ियों के आसपास घूमते रहते हैं और मौके बेमौके हुआ की आवाज़ निकालते रहते हैं। तो इनको, सियारों को चापलूसों का प्रतीक माना गया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जंगल में भेड़ें बहुत दुखी थी और भी जो जानवर थे जो पूर्णतः शाकाहारी थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि भेड़ियों की सरकार थी और भेड़िए लोग उन भोले भाले शाकाहारी जीवों को मार के अपनी भूख को मिटाते थे। तो बेचारे वो जानवर बहुत परेशान थे।
तो एक दिन जंगल में एक मत से ये व्यवस्था की गई, इस प्रकार ये घोषणा की गई कि अब जो है सरकार जो आएगी उसके माध्यम से एक ऐसी शासन व्यवस्था हम बनाएंगे जिसमें जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना होगी और सभी जितने भी पशु समाज में जितने भी पशु हैं या जानवर हैं उन सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार होगा। यानी शाकाहारी व्यक्ति जानवर भी बिना किसी डर के, बिना किसी निर्भय के आराम से जी सकेंगे। तो भेड़ों ने जब ये सुना तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्हें लगा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा और कोई भी इस प्रकार का कानून बनेगा जो हम जो है ऐसे व्यक्ति को चुनकर लेके आएंगे और वो हमारे लिए इस प्रकार का कानून बनाएगा कि कोई भी जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व पर हमारा समाज आधारित होगा। उधर जो भेड़िए थे, जो मांसाहारी थे, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा संकट काल आ गया, यानी अब तो हमारे बुरे दिन आ गए, क्योंकि जंगल में भेड़ों की संख्या ज़्यादा थी और भेड़ियों की संख्या कम थी और वे इस बात को जानते थे कि जब चुनाव होगा तो भेड़ें भेड़ियों को वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने भेड़ों को बहुत मार के खाया है। तो अब तो हमारी सरकार नहीं आएगी। तो जैसे जैसे चुनाव समीप आते गए भेड़ें तो खुश होती गईं, लेकिन भेड़िए जो हैं बेचारे वो बहुत ही उदास हो गए, उनका दिल बैठता जा रहा था। दिल बैठना मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना। एक दिन एक बूढ़ा शिकार उन भेड़ियों के राजा जो थे उनके भेड़िए के राजा के पास आया। उसने कहा, मालिक क्या बात है, आप बहुत ही उदास रहते हैं। तब भेड़िए ने उनसे कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, अब तो हमारा राज चला जाएगा। तो सियार ने बड़ी ही चापलूता करते हुए उनसे कहा कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते हैं, आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं। एक चापलूसों की विशेषता है, चापलूस जो होते हैं वो ऐसे ही अपनी स्वामी की चापलूसी करके अपना स्वार्थ को पूरा करते हैं, जैसे सियार ने ये बात कही। तो भेड़िए ने कहा, नहीं, अब ऐसा समय आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था मगर जानकर भी वो ना जानने का नाटक करता था। उसने कहा कि अगर वो 2 उपाय भेड़िए को बताता है तो ठीक है मालिक, मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ, आप सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो भेड़िए ने कहा कि नहीं, वहाँ तो शेर और रीछ को ले लेते हैं, हमें तो वहाँ कोई नहीं पूछेगा। तो दूसरा उपाय सियार कहता है कि ठीक है, आप अजैब घर में चले जाइए। तो भेड़िया कहता है, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ सुने हैं मैंने कि वहाँ आदमी रखे जाने लगे हैं। तो बूढ़ा सियार कहता है, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करने लगता है और आंखें बंद करता है और ध्यान मगन होकर बैठ जाता है। वो ऐसा दिखाता है मानो वो कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो भेड़िए से कहता है, तो ठीक है मालिक, मैं जैसा जैसा मैं आपसे कहूँगा वैसा वैसा आप अगर करते चले जाएं तो सरकार आपकी ही बनेगी। भेड़ियों को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। वो कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें ये नहीं पता कि भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है और हमारी कम है, और भेड़ें हमें क्यों मतदान करेंगी। तो जो सियार होता है वो कहता है कि मालिक आप चिंता मत करिए, बस जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चले जाइए। सियार जो है तीन सियार रंगे हुए कलर में 3 सियार लेके आता है और कहता है कि वो 3 सियार लेके भेड़िए के पास लेके आता है और कहता है कि ये आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िया कहता है कि ये मेरा क्या प्रचार करेंगे। तो सियार कहता है, बस सरकार आप देखती रहिए ये किस प्रकार से आपका प्रचार करते हैं। इसके बाद बूढ़े सियार ने जो है भेड़िए का भी रूप बदल दिया और भेड़िए के मस्तक पे तिलक लगा दिया, गले में माला पहना दी और मुंह पे घास के तिनके हौस दिए और बोला कि अब आप पूरे संत हो गए हैं और आप भेड़ों की सभा में चलेंगे। और वहाँ भेड़ों से कह देता है, भेड़ों के पास जाके सभा में जाके ये बता देता है कि भेड़िए जो हैं वो उनको संबोधित करना चाहते हैं, इसलिए सारी भेड़ें एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं और यहाँ पे वो भेड़िए के स्वरूप को बदल देता है, उसके रूप को इस प्रकार से बदल देता है कि वो ऐसे लगे मानो वो कोई सन्यासी हो। और वो भेड़िए से कहता है कि आप 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना, कुछ बोलना मत, अगर आप कुछ बोलेंगे तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो आप किसी को तोड़ के मत खा जाना। भेड़िए ने पूछा कि ये रंगे हुए सियार क्या करेंगे। तो वो बोला कि ये भी बहुत बड़े काम के हैं, सारा काम तो यही करेंगे, बस आपको जो है वहाँ पर जाके बैठना है। और कहता है कि मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। एक सियार को पीले रंग में रंग के लाता है और कहता है ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है
कवि है, लेखक है, और ये नीला, एक सियार को नीले रंग में रंगता है और कहता है कि ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और एक सियार को वो हरे रंग में रंगता है और कहता है ये धर्मगुरु है। बस आप इनके साथ चलिए, बाकी सारा काम यही रंगे हुए सियार करेंगे। इसके बाद ये उनको वहाँ ले जाता है जहाँ भेड़ें इकट्ठी होती हैं। वहाँ जाके जब भेड़िए को देखती हैं तो डर के भागने लगती हैं। तो बूढ़ा सियार उनको रोक के कहता है कि भाइयों बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा जो है वो संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। आज वो 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान का भजन और परोपकार करते रहते हैं। उन्होंने अपना जीव लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया है। वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का रोम तक नहीं छोड़ते हैं। भेड़ों से इन्हें विशेष प्रेम है, और इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िए संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से वो बहुत गुणगान करता है भेड़ियों की, और भेड़ों को विश्वास दिला देता है कि भेड़िए जो है वो उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है। अब वो पूरी तरह से भेड़ों की सेवा करना चाहते हैं। साथ में उसके इन बातों का समर्थन करते हैं रंगे हुए सियार। और रंगे हुए सियार तो सिर्फ हुआ कि वो भाषा ही निकाल सकते हैं, लेकिन बूढ़ा सियार इतना चालाक होता है कि जब वो अपनी बात को ख़त्म कर देता है तो वो कहता है कि ये जो रंगे हुए सियार हैं ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने रंगे हुए सियार पहली बार देखे थे भेड़ों ने। तो कहते हैं कि ये जीव जो है वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, और इन्होंने भी इनको भी भेड़ियों के प्रचार करने के लिए भेजा गया है। तो ये भी इस बात का जो है समर्थन करते हैं कि भेड़िए बिल्कुल बदल चुके हैं। भोली भाली भेड़ें जो है वो सियार की बातों में आ जाती हैं, और जब चुनाव होता है तो वही होता है, भेड़ें जो हैं अपना वोट, कीमती वोट भेड़िए को दे देते हैं, और भेड़िए की सरकार जंगल में बन जाती है। और जब जंगल में सरकार बन जाती है तो सबसे पहले जो कानून बनाया जाता है वो कानून यही बनाया जाता है कि भेड़ियों को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाएगी। इस प्रकार से जो है भोली भाली जनता के रूप में भेड़ों को फिर से धोखा मिल जाता है, और वो फिर से जो है दुखी रहने लगती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेकर जो है एक राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से नेता लोग जनता को अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं वो ये दिखा रहे हैं।